हेलो एवरीवन। आज हम बिज़नेस लॉ का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे और देखेंगे यूनिट वाइज वेटेज क्या है, किस यूनिट में से कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको बिज़नेस लॉ से रिलेटेड वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये वीडियो बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दोनों ही कोर्स के लिए एलिजिबल है, बिकॉज दोनों कोर्सेज़ की जो गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करी है लेटेस्ट यूजीसीएफ की वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है और सिलेबस भी दोनों कोर्सेज़ का बिज़नेस लॉ का सेमेस्टर 1 का सेम है। तो ये वीडियो रेगुलर के लिए भी, एनसी वेब के लिए भी और एसओएल के लिए भी, सभी के लिए सेम है। ठीक है। अच्छा, अब आपका यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो तो मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देख रहे हो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन एक यूनिट है आईटी एक्ट जो हटा दिया गया है सिलेबस में से। पहले वो यूनिट हुआ करता था लेकिन अब वो हटा दिया गया है। और दूसरी बात, पहले ये जो आप यूनिट 1 और यूनिट 2 देख रहे हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमिडीज़, इन दोनों की एक ही यूनिट हुआ करती थी। अब इन दोनों को 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। बाकी यूनिट 3, 4, 5 ऐसे ही हुआ करती थी और एक और यूनिट हुआ करती थी आईटी एक्ट, उसको हटा दिया जिसमें डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वो सब चीज़ें पढ़ा करते थे आप, तो उसको हटा दिया है। तो ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर दिखोगे इस सब्जेक्ट का तो उसमें वो टॉपिक्स होंगे। तो मेक श्योर आप किसी भी सब्जेक्ट का, बात सिर्फ बिजनेस लॉ की भी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो तो अपने रिस्क पर देखें। जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। मैं इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी टोटल 5 यूनिट हैं। पहली जो यूनिट है वो आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड ही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, अभी डिटेल में समझेंगे हम। यूनिट 2 में आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और रेमिडीज़ क्या है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चला जाता है क्या क्या रेमिडीज़ मिलती हैं। यूनिट 3 आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज और एजेंसी के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे। ठीक है, कि गुड्स को अगर सेल करना होता है तो उसके कौन कौन से रूल हैं। प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन से रूल हैं। और यूनिट 5 में आप पढ़ोगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके पार्टनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे इसके पार्टनर बनते हैं, एलएलपी का ऑफिस कैसे बनता है, नाम कैसे चेंज होता है, प्रोसीजर क्या है बनने का एलएलपी कंपनी का, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। वाइंडिंग अप यानी कि ख़त्म कैसे होती है एलएलपी कंपनी, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब हम ले चलते हैं आपको गाइडलाइंस की तरफ। तो दोस्तों 16 नवंबर 2022 को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग्स के अंदर जो डिसीजन लिए गए हैं वो आपके सामने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको स्पेशल रेफरेंस दी जाएगी पेपर बनाते समय, तो वो टॉपिक्स भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। पहली यूनिट आपकी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसेंशियल क्या होते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या इसेंशियलिटीज़ होती हैं वो आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस क्या होता है ये आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। और कंसीडरेशन क्या होता है, कंसीडरेशन, ठीक है, ये आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शंस, ये आप पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आपका है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, फ्री कॉन्सेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वाइड एग्रीमेंट, ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड एग्रीमेंट और डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड इलीगल एग्रीमेंट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 1 में से इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर बनाते समय। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यूनिट 2। पहले ये जो यूनिट 2 है यूनिट 1 के अंदर ही कवर होता था, अब इसको अलग कर दिया है। तो इस यूनिट को अगर अलग करा है तो किसी रीज़न से अलग करा है, राइट। तो इसमें से भी एक नया क्वेश्चन ज़रूर से आपका आना ही है। इसमें मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है तो उसके कौन कौन से मोड होते हैं। इसके अलावा इसमें आपका ब्रीच, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसके रेमेडीज़ कौन कौन से होते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। इसके बाद आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना है। इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसका डेफिनेशन, इसेंशियल राइट्स क्या है इंडेमनिटी होल्डर के, वो पढ़ना है। टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनीफायर्स लाइबिलिटी, इंडेमनीफायर्स की जो लाइबिलिटी होती है उसका टाइम कब शुरू होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आप पढ़ोगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टिंक्शन पढ़ोगे आप ये गारंटी और इंडेमनिटी में।
गारंटी कौन कौन सी तरीके की होती हैं, नेचर और एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज़ लाइबिलिटी, राइट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज, ये आप पढ़ोगे। इसके अलावा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लीज, इसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे, एसेंशियल काइंड्स पढ़ोगे, राइट्स क्या क्या होती हैं, ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली की, ये आप पढ़ोगे। लाइन कौन कौन से होते हैं, ये आप पढ़ोगे। इसमें यहाँ पे आप देखो ट्रीटमेंट ऑफ बेलमेंट नॉट टू बी कवर्ड, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो चीज़ लिखी गई है कि ये कवर नहीं करा जाएगा तो इसको पढ़ के मत जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्लेज के अंदर भी इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर एंड पोनी नॉट टू बी कवर्ड, तो इसको मत पढ़ के जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट एंड काइंड्स ऑफ एजेंट नॉट टू बी कवर्ड, तो इसको करके मत जाइएगा। इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, इसका मीनिंग डिफरेंस क्या होता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, किसी सामान को बेच रहे हैं और किसी सामान को बेचने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, गुड्स कौन कौन से तरीके की होती हैं, पेरिशिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ सेल विद हायर परचेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड बेलमेंट नॉट टू बी कवर्ड, जो चीज़ें कवर्ड नहीं हो रही हैं इसमें हाईलाइट करा गया है, उन चीज़ों को आप मत पढ़िएगा, ठीक है। कंडीशन एंड वारंटी के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इसमें से ज़रूर से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ओनर्स, जो गुड्स की ओनरशिप होती है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, अगर किसी ऐसे इंसान ने गुड्स सेल कर दिया तो उसका ओनर ही ना हो तो क्या होगा, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़कर जानी है। अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या हैं, मीनिंग क्या है उसके, ठीक है, और वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद लास्टली हमारा है एलएलपी एक्ट। अब एलएलपी एक्ट की फ़ीचर्स क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉल एलएलपी क्या होता है, एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एलएलपी एक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पाँचों यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलएलपी एक्ट है। नेचर क्या होता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड इट्स कंटेंट्स, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है एलएलपी के अंदर वो किस तरीके से होता है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, प्रोसेस क्या होता है उसका रजिस्ट्रेशन का, ऑफिस जो होता है एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उसकी क्या क्या प्रोविजंस होती हैं, उसमें चेंज करना होता है तो क्या क्या प्रोविज़न होती हैं, अगर आपको नाम चेंज करना है एलएलपी का तो क्या क्या प्रोविज़न होंगी, पार्टनर्स और उनके रिलेशन कैसे होते हैं एलएलपी के अंदर, एक्सटेंड एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स, जो एलएलपी होता है और पार्टनर्स होते हैं। देखो एलएलपी एक अलग एंटिटी है, उसके पार्टनर एक अलग एंटिटी है, दोनों की लिमिटेशन और एक्सटेंड क्या होते हैं लाइबिलिटी के, विसल ब्लोइंग क्या होता है, और कन्वर्जन करना है अगर एलएलपी का कन्वर्जन करना है एलएलबी में तो क्या होता है। यहाँ पे एलएलबी वाइंडिंग अप का उतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया, तो इस चीज़ का ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये तो कुछ टॉपिक्स आपको दिखाए मैंने कि किस यूनिट में से कितने टॉपिक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए मेन चीज़ क्या क्या है। जो शुरू की 3 यूनिट्स आपकी होंगी वो टोटल 37.5 मार्क्स की हैं। इट मीन्स कि जो आधा सिलेबस है शुरू की 3 यूनिट में से आएगा, ठीक है, जो लगभग आधा सिलेबस है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 22.5 मार्क्स का इसमें से आ रहा है, इसको अलॉट करेगा है भाई 22.5 नंबर का आएगा एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट आप कुछ भी करके जा रहे हो वो आप करके ही आओगे। ये देखो कितने टॉपिक्स हैं इसमें, 22.5 नंबर का टॉपिक्स हैं। और बिजनेस लॉ के एग्ज़ाम में एक खास बात होती है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है ABC। तो एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 5 मार्क्स। तो यही खास बात होती है इस सब्जेक्ट की, आपको लिखना उतना नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है वो लिख कर आओ, आपको नंबर मिलेंगे। कोई कहानियाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सा लॉ पूछते हैं वही आपको लिखना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा, क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, ABC 5-5 मार्क्स के तीनों पार्ट रहेंगे। और करके भी इंटरनल चॉइस रहेगी क्वेश्चन के अंदर, और करके भी ABC रहेंगे, और अगेन 5-5 मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने जो ब्लूप्रिंट देखा क्वेश्चन पेपर का वो इस तरीके से है भाई। शुरू की 3 यूनिट ये लोग बोल रहे हैं 37.5 मार्क्स की हैं, और यूनिट 4 आपकी 15 नंबर की आएगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी, और यूनिट 5 आपकी 22.5 मार्क्स की। आपका पेपर टोटल 75 मार्क्स का रहेगा। अब
पासिंग परसेंटेज देखें अगर इसमें, तो 75 में से कितने वाला पास रहेगा? ऑब्वियसली जिसके 30 नंबर आएंगे, ठीक है, 30 वाला पास है 75 में से। तो मेक श्योर आपको जो यूनिट है LLP वाली और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाली, ये तो पूरा यूनिट आपको करके ही जाना है, पूरा यूनिट करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि ये आप करके चले जाओगे तो 40 नंबर का क्वेश्चन लगभग आप करके ही आओगे, 38 नंबर का, ठीक है। अब ये हो गया बात हमारी क्लियर। अब यहाँ पे शुरू की 3 यूनिट में ये लोग बोल रहे हैं 37.5 मार्क्स का है। अब इन्होंने हर एक यूनिट को यहाँ पर डिवाइड नहीं करा, इन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई ये 3 यूनिट मिलाकर इतने नंबर की हैं। अब इन 3 यूनिट के अंदर मैं आपको इतना कह सकता हूँ 37.5 मार्क्स की तीनों यूनिट हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा वेटेज आपको यूनिट 1 को दी जाएगी, फिर आपकी यूनिट 3 को दी जाएगी, देन लीस्ट वेटेज यूनिट 2 को दी जाएगी। देखो जी, वेटेज तो सबकी है, आप कोई यूनिट छोड़ के जा रहे हो तो इट मीन्स आप वो वेटेज का पोर्शन छोड़ के जा रहे हो। तो इसमें क्या है 37.5 मार्क्स की है, तो इतना समझ लो 15-15 नंबर की यूनिट 1 और यूनिट 3 रहेगी और 7-8 मार्क्स की आपकी यूनिट 2 रहेगी। जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अब एग्ज़ाम में देखते हैं क्या रह सकता है। अब यूनिट 2 को मैंने वेटेज इसलिए कम दी है बिकॉज ये यूनिट 2 यूनिट 1 में से ही एक्चुअल में निकली है। पहले इसको यूनिट 1 में ही कंसिडर करा जाता था, अब इन लोगों ने अलग कर दिया है। लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी, अगर अलग करा है तो इसका क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें चीज़ें कम हैं तो इसको ज़रूर से करके जाइएगा। मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसमें इंक्लूड है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये आप ज़रूर से करके जाइएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में ये आंसर, तो इसको आप ज़रूर से करके जाइएगा। इस यूनिट को भी यूनिट करके जाओगे पूरी तो ऑब्वियसली आपके 8-10 नंबर कहीं नहीं गए और ज़्यादा, 38 में 8-10 नंबर और ऐड कर लो, 46-47 नंबर पेपर आप इजीली कर कराओगे। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसमें आप देख लो 4-5 कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडेमनिटी, ये सब चीज़ें आपको करके ही जानी है। इन चारों में से कोई तीन टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा तो आपको पेपर में आसानी रहेगी। बाकी बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड नाम सुनने से बिल्कुल भी हाथ पांव फुलाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि लेट सपोज एक्स ने वाई से गुड परचेज़ कर लिए, लेकिन बाद में पता चला वाई तो ऑनर ही नहीं था गुड्स का, लेकिन एक्स ने परचेज़ कर लिए, और पता चला भाई जो गुड्स परचेज़ करे वो तो चोरी के थे। तो अब एक्स क्या करेगा आप? तो जो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो उस स्टेटमेंट को आप सोल्व कर पाओगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। सिमिलरली मान लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये बता दिया जाएगा भाई एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस डेट को हुआ था, एक्स की एज ये थी, माइनर था, एज 18 साल से कम उम्र की थी, और इसी एज में इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। अब वाई ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएगी, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस पर्टिकुलर चीज़ का तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, अगर वॉइड है तो अपना स्टेटमेंट दीजिए रीज़न, अगर नहीं है तो उसका भी रीज़न दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता हूँ कुछ भी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आप देखो इट वॉज डिसाइड, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच क्वेश्चन विल हैव इंटरनल चॉइस फ्रॉम द सेम यूनिट, क्वेश्चन पेपर शुड हैव एनालिटिकल क्वेश्चन एंड केस लॉ बेस्ड प्रॉब्लम टू बी कवर्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, इंटरनल चॉइस रहेगी हर एक क्वेश्चन में, वो तो ऑब्वियसली बातें रहती ही है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स में से आपके एनालिटिकल क्वेश्चन और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। केस लॉ का मतलब ये नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा कि यार इसका सेक्शन का नाम बताओ, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो लॉ दिया जाएगा उसको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपको उसको बस डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पेपर बनेगा, और यहाँ पे टीचर्स के नाम है जो इस मीटिंग में रहे थे, जिन्होंने ये अप्रूवल दिया कि हाँ इसी तरीके का पेपर आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा।